अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास, जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है और इसमें हमने जो सब्जेक्ट आपके साथ डिस्कस करना है वो है जी एडवांस अकाउंटिंग 1। और इसमें जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 एंड IFRS एंड IES। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रिकमेंडेड बुक्स जो हैं वो आपके सामने मेंशन्ड हैं। इनमें से कोई सी भी एक बुक जो है आप ले सकते हैं और इसको स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, आज का जो टॉपिक है बेटा, इसी से रेलिवेंट जो हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, जिसमें सबसे पहले है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कंसर्निंग प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट, जनरल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ऑनर इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, सर्टेन एंसिलरी कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग ऑफ बैलेंस शीट, रेजिडुअल इक्विटी, ETC। तो इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और जो कुछ कॉन्सेप्ट बाकी रह जाएंगे वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है जी प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जिस तरह कि आपको पता है कि कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक हमने कंपनीज की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रेजेंट करना होता है, जिसमें फोर्थ एंड फिफ्थ स्केजुअल को देखते हुए हमने अपनी बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी और इसके साथ साथ फुट नोट्स को हमने प्रेजेंट भी करना होता है और प्रिपेयर भी करना होता है। तो इसमें हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS को भी स्टडी करते हैं और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS को भी स्टडी करते हैं और इसी के मुताबिक हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 है क्या। तो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 इज़ एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इट रेगुलेट्स इस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड कंपनीज। तो जितनी भी लिमिटेड कंपनीज हैं उनको आपने कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक जो है वो फॉर्म भी करना है और उसी की रिक्वायरमेंट को आपने पूरा भी करना है। अब ये फोर्थ एंड फिफ्थ स्केजुअल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो फोर्थ स्केजुअल ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 प्रोवाइड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर द लिस्टेड कंपनीज। तो जितनी भी पाकिस्तान के अंदर लिस्टेड कंपनी होंगी उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो फोर्थ स्केजुअल के मुताबिक आपको बतानी पड़ेगी। इसी तरह जो फिफ्थ स्केजुअल है ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, ये प्रोवाइड करेगा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर द नॉन लिस्टेड कंपनीज। अब ये वो कंपनीज होंगी जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, तो इनके लिए फिफ्थ स्केजुअल हम यूज़ करेंगे और जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उनके लिए हम फोर्थ स्केजुअल जो है वो फॉलो करेंगे। अच्छा जी, देन है जी फोर्थ एंड फिफ्थ स्केजुअल ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। तो ये 3 पार्ट्स कौन सी, इनको हम स्टडी करते हैं सबसे पहले। तो पार्ट 1 में डेफिनेशन एंड जनरल रिक्वायरमेंट फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। पार्ट 2 में हमने रिक्वायरमेंट फॉर दी सॉरी फॉर बैलेंस शीट को स्टडी करना है और पार्ट 3 में हमने रिक्वायरमेंट फॉर दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को स्टडी करना है। तो बेसिकली हमने इनमें बैलेंस शीट और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इसको बेसिकली हमने स्टडी करना है और बताना है कि किस तरह हमने इनको प्रिपेयर करना है और किस तरह हमने इनको प्रेजेंट करना है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS आर इशूड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB। ठीक है, तो जितने भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो इशू करते हैं, जिसमें बताया जाता है कि किस तरह आपने अकाउंटिंग का डाटा जो है वो रिकॉर्ड करना है और प्रेजेंट करना है। Only those IAS are applicable in Pakistan that are recommended by the Institute of Chartered Accountants of Pakistan and adopted and notified by Security Exchange Commission of Pakistan। अब पाकिस्तान के अंदर उन्हीं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आप अप्लाई कर सकते हैं जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान और SECP ने जो अडॉप्ट किए हैं, ठीक है, और जो रेकमेंड किए हैं। इसके अलावा आप कोई भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो नहीं करेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी केप्ट बाय द कंपनीज। अब हमने देखना है कि किन अकाउंट्स को कंपनीज ने फॉलो करना है, रिकॉर्ड करना है और प्रिपेयर करना है। तो एवरी कंपनी शेल कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू ऑल सम ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड बाय द कंपनी and the matter in respect of which the receipts and expenditure take place, all sale and purchases of the good by the company and all assets of the company। अब यहाँ ये वो आपको बता रहा है कि कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आपने किन किन कंपोनेंट्स को जो है वो रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले
जितनी मनी जो है वो रिसीव हो रही है और जितना पैसा आप एक्सपेंस के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, वो आप सारी चीज़ें इसमें लिखेंगे। मतलब जितनी भी रिसीट्स हैं और जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं उनको आप रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह जितनी भी सेल्स हैं, जितनी भी परचेजेस हैं गुड्स से रेलिवेंट, वो भी आप लिखेंगे। और जितनी कंपनी के एसेट्स हैं उनको भी आपको रिकॉर्ड करना होगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इसी तरह ऑल लाइबिलिटीज़ ऑफ द कंपनीज, जितनी भी कंपनी की लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो भी आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। और इन द केस ऑफ अ कंपनी इंगेज इन प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग एक्टिविटीज़, सच पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ मटीरियल or labor or to other inputs or item of cost as may be prescribed if such class of companies is required by the authority by a journal or special order to include such particulars in the books of accounts। और इसी तरह अगर आपकी कंपनी जो है वो किसी प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग या माइनिंग एक्टिविटीज़ के साथ रिलेट कर रही है, तो इससे रेलिवेंट जितने भी पर्टिकुलर्स होंगे जिसमें यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल है, लेबर है, इनपुट है या कॉस्ट है, वो सारी की सारी आपको प्रिस्क्राइब करनी पड़ेगी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। और उसके लिए स्पेशल जो है ऑर्डर है या जो भी कोई अथॉरिटी से रेलिवेंट आपको चीज़ें जो है वो जितनी भी होंगी वो सारी इंक्लूड करनी पड़ेंगी पर्टिकुलर इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। अब इसके साथ साथ हम आपको बताते हैं जी एनुअल अकाउंट्स क्या हैं। तो एनुअल अकाउंट्स इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ एवरी कंपनी टू प्रिपेयर एनुअल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। तो ये जो एनुअल अकाउंट्स है ये कंपनी के हर डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको प्रिपेयर करेगा और जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो उसके अंदर प्रेजेंट किए जाएंगे तमाम शेयर होल्डर्स के सामने। Preparation of accounts, section 233. The director of every company should lay before the annual general meeting balance sheet, प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज दी केस में भी। तो जितने भी कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे उनके सामने आपको ये एनुअल जनरल मीटिंग से पहले ये सारी चीज़ें जो है प्रिपेयर करनी पड़ेंगी इन अकाउंट्स को, जिस तरह के बैलेंस शीट का अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स हैं, इनको आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। Then है जी first annual account of the company will be prepared within the 18 month of the incorporation of the company। अगर आपका बिजनेस जो है वो अभी स्टार्ट हुआ है और आपका जो बिजनेस है उसका स्टेटस जो है वो कंपनी का है, तो पहले 18 मंथ्स तक आप अपने फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया उसके बाद हर साल आपको 12 मंथ के बाद इन अपने अकाउंट्स को प्रेजेंट करना पड़ेगा और प्रिपेयर करना पड़ेगा। सब्सिक्वेंटली एनुअल अकाउंट्स विल बी प्रिपेयर्ड एवरी ईयर। ये जो बात अभी मैंने आपसे डिस्कस की है कि 18 मंथ के बाद जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है उसके बाद फिर हर साल आपको इन अकाउंट्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा। इन एडिशन लिस्टेड कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली अकाउंट्स। उसके बाद जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनको आप क्वार्टरली बेसिस पे भी और हाफ ईयरली अकाउंट्स जो है उनको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट है। अब प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट के अंदर आपको ये कुछ कंपोनेंट्स वो आपको बता रहे हैं। यहाँ इसने एक एग्जांपल दी हुई है कंपनी की कि किस तरह आपने बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है, जिसमें एसेट्स हैं 2 सालों की, इसी तरह करंट एसेट्स उसने आपको बताए हैं, नॉन करंट एसेट्स बताए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट आपके पास कंपोनेंट्स हैं और उन कंपोनेंट्स के आगे उसने अमाउंट्स बताई हुई हैं। इसी तरह आपने मज़ीद इन सारी चीज़ों को देखने के किस तरह आपने बैलेंस शीट को फॉर्म करना है। सबसे पहले कंपनी का नाम, बैलेंस शीट किस डेट के लिए आप बना रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपने कंपोनेंट्स को 1 बाय 1 जो है वो डिस्क्राइब करना है। देन है टाइटल एंड रिपोर्टिंग करेंसी। इसमें सबसे पहले आपको नेम ऑफ द एंटिटी बताना पड़ेगा, आपकी जो कंपनी का नाम है। डेट ऑन विच द बैलेंस शीट इज़ बीइंग ड्रॉन, उस डेट को मेंशन करना पड़ेगा जिसके लिए आपने जो बैलेंस शीट जो है वो फॉर्म कर रहे हैं। करेंसी इन विच द बैलेंस शीट इज़ प्रेजेंटेड, उसके बाद आपने करेंसी को भी शो करना होगा बैलेंस शीट के अंदर के डॉलर्स में है, रुपीज़ में है या किस करेंसी में आप अपने बैलेंस शीट को प्रेजेंट कर रहे हैं। रिपोर्टिंग पीरियड जो है इफ़ इट इज़ लेस और मोर देन 1 ईयर, 1 साल या 1 साल से ज़्यादा, ये इससे कम भी हो सकता है अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हैं। कंपैरेटिव फिगर्स जो है उसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्लॉज 6 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द फोर्स कैजुअल, इसमें वो आपको बताते हैं एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेड बिफोर द कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेल आल्सो गिव द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर फॉर द इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। अब यहाँ वो आपको बता रहा है कि फर्स्ट टाइम जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएंगे, कंपनी के सामने रखेंगे, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी आप बनाएंगे वो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर के साथ आपको प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में इमीडिएटली शो करनी पड़ेगी।
अब यहाँ मज़ीद अगला पोर्शन वो आपको बैलेंस शीट का फॉर्म करके बता रहा है, जिसमें आपको शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स के बारे में बता रहा है, शेयर होल्डर इक्विटी के बारे में बता रहा है, फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के बारे में बता रहा है और फिर करंट लाइबिलिटीज़ को शो कर रहा है। और जितने कंपोनेंट्स आप इसमें मेंशन करेंगे साथ साथ आपने उसके अमाउंट्स को भी जो है राइट डाउन करना होगा। अच्छा, अब यहाँ आपने जो शेयर होल्डर इक्विटी है और जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको दोनों को टोटल करके और इक्वल करना होगा अपनी एसेट्स के साथ। अच्छा, अब यहाँ है जी हेडिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स। अब कंपनी ऑर्डिनेंस के मुताबिक आपकी जो चीज़ें होंगी उनका जो कंपोनेंट्स का नाम है वो डिफरेंट होगा, और अगर हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं तो उन कंपोनेंट्स का नाम जो है वो डिफरेंट होगा। जिस तरह की कंपनी इस ऑर्डिनेंस में हम फिक्स एसेट्स लिखेंगे, ठीक है, और अगर हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें तो फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को लिखेंगे फिक्स एसेट्स की जगह, या इंटेंजिबल्स एसेट्स को भी हम लिखेंगे अगर हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। कंपनीज ऑर्डिनेंस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम वर्ड ये यूज़ करेंगे कंपोनेंट के लिए, और अगर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम यूज़ कर रहे हैं तो फिर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स हम मेंशन करेंगे। इसी तरह लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस को हम यूज़ करेंगे अगर हम कंपनीज ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं, और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर अदर फाइनेंशियल एसेट्स को हम जो है वो यूज़ करेंगे। इसी तरह कंपनीज ऑर्डिनेंस में लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स हैं, प्रीपेमेंट्स हैं, डेफर्ड कॉस्ट है, इनको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिक्स एसेट्स क्या हैं, ये थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो फिक्स एसेट अदर देन द इन्वेस्टमेंट शैल बी डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एंड शैल बी क्लासिफाइड अंडर अप्रोप्रिएट सब हेड्स ड्यूली आइटमाइज्ड सच एज टेंजिबल एसेट्स हैं तो फिर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग, व्हीकल्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अदर टू बी स्पेसिफाइड, जितने भी होंगे उनको आपको मेंशन करना पड़ेगा फिक्स एसेट्स के साथ। अगर इंटेंजिबल आप लिख रहे हैं तो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन एंड अदर टू बी स्पेसिफाइड वो मेंशन करने पड़ेंगे। अब यहाँ फिक्स एसेट्स को जो है उसने आपको बताया हुआ है कि किस तरह आपने लिखना है, उसकी कॉस्ट को कैसे आप जो है वो डिटरमिन कर रही हैं, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसके साथ रेलिवेंट होगी, उसको आपने कैसे कैलकुलेट करना है। तो जहाँ जहाँ फिक्स एसेट्स आएंगे वहाँ वहाँ आपको कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसको भी मेंशन करना पड़ेगा। अब यहाँ फिक्स एसेट्स को उसने कंपैरेटिवली बता भी दिया है कि किस तरह हमने इन सारी चीज़ों को कॉस्ट को एडिशनल डिस्पोजल है, या अगर एज ऑन June 1, 2003 और एज ऑन June 30, 2004, ठीक है। अब यहाँ ये 1 साल का जो है वो ड्यूरेशन बता रहा है आपको, फिक्स एसेट्स की डेप्रिसिएशन को भी कैलकुलेट कर रहा है और फिक्स एसेट्स को भी कैलकुलेट करके आपको वैल्यूज़ दे रहा है। अच्छा, देन है जी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इसको हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो कम्युनिकेशन किया, वन ऑफ द रोल ऑफ फाइनेंस इज कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन विद द यूज ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम। तो बेसिकली जो कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है ये जो है ये फाइनेंस का एक रोल है जो कि अकाउंटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करने से हमें पता चलता है। So that the information can be communicated in a recognizable form, item of a similar nature are gathered together and reported in the standard financial statements. तो जितनी भी information है उसको हमने communicate भी करना है, और similar nature की जितनी भी information है उसको इकट्ठा भी करना है, और फिर हमने standard financial statements के अंदर उसको report भी करना है। Accounting system क्या दे रहा है, number of stages involved in an accounting system, preparing and recording accounting documents, transferring the information from the documents to record in books or on a computer, preparing the financial statements, वाई मस्ट वी अकाउंट, ठीक है, हम अकाउंट क्यों करना चाहते हैं, ये क्यों करते हैं। तो अकाउंट मस्ट बी केप्ट टू इंश्योर सिक्योर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रॉड। तो बेसिकली हम जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड इस वजह से करते हैं ताकि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से हम बच सकें। Produce account for tax purposes, monitor business performance so that manager and owner can see how well the company is doing. The two main financial statements कौन सी हैं जी? The two main financial statements are balance sheet, trading profit and loss account. These statements provide information relating to a particular aspect of the organization's activities during a trading period, usually 1 year, 1 financial year. So trading and profit and loss account के the trading profit and loss account can be split into two section. हम trading profit and loss account को दो sections में हम इसको divide करते हैं। पहला है trading account और second है profit and loss account. The trading profit and loss account is a historical review of the sales, revenue and expenditure of a business for the previous financial years. ठीक है, तो trading profit and loss account जो है वो historical review आपको दे रहा होता है previous financial year की revenues और expenditure of a business का।
The trading account. The trading account show the profit before charging any expense or overhead like heat, light, wages, or telephone bills. This allow the owner to see how healthy the profit is before these expenses are included. Gross profit. The ट्रेडिंग अकाउंट शो द ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस फॉर द रिपोर्टिंग पीरियड। अब यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब आपके पास रेवेन्यूज़ होंगे उस रेवेन्यूज़ में से आपने जो है वो माइनस करना होगा कॉस्ट को, तो फिर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। अगर कॉस्ट आपके पास ज़्यादा है और रेवेन्यूज़ आपके पास कम है तो फिर ग्रॉस लॉस होगा, और अगर आपके पास रेवेन्यू ज़्यादा है और कॉस्ट कम है तो फिर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट होगा। द ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल द सेल रेवेन्यूज माइनस द सीजीएस। दी ट्रेडिंग अकाउंट आइटम्स कौन से हमारे पास, सेल्स, परचेज, रिटर्न इनवर्ड जिसको सेल रिटर्न भी कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न जिसको कहते हैं, कैरेज इनवर्ड, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये सारी चीज़ें हमारे पास ये कंपोनेंट्स आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कंप्लीटेड आफ्टर द ट्रेडिंग अकाउंट। इट शोज ए नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड हैव बीन चार्ज। The profit and loss account start with the gross profit figure from the trading account. It then lists any item of additional revenues raised by the business as well as any expenses incurred by the business not directly linked to the trading. अब यहाँ जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमने तमाम जितनी भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको हमने माइनस करना है, तो फिर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो फॉर्म होगा। नेट प्रॉफिट, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर द रिपोर्टिंग पीरियड। तो अगर आपकी एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और आपकी जो है रेवेन्यूज़ कम आ रही हैं तो इसका मतलब है नेट लॉस होगा, और अगर आपके एक्सपेंसेस कम हैं और रेवेन्यूज़ ज़्यादा हैं तो फिर यहाँ नेट प्रॉफिट आप रिपोर्ट करेंगे। द नेट प्रॉफिट इक्वल द ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑल द एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम्स कौन से हैं जी, डिस्काउंट रिसीव्ड, commission received, profit on the disposal of assets, expense such as wages, carriage outward, rent, rates, insurance, advertising, bad debt allowances, depreciation. स्टेशनरी ये भी सारी इसमें इंक्लूडेड होंगी। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स के हैं। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स के अंदर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज हाउ प्रॉफिटेबल अ बिजनेस हैज़ बीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ हमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो शो करता है बिजनेस का प्रॉफिट ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर। तो पार्टनरशिप एंड लिमिटेड कंपनीज प्रोड्यूस एन एक्स्ट्रा सेक्शन इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कॉल्ड द अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जहाँ हमारे पास पार्टनरशिप या लिमिटेड कंपनीज का कॉन्सेप्ट होगा वहाँ हमने एक एक्स्ट्रा सेक्शन जो है वो प्रोड्यूस करना होगा जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से जो है प्रेजेंट करेंगे। दिस शो हाउ प्रॉफिट और लॉसेज आर टू बी शेयर बिटवीन डिफरेंट पार्टीज। इसमें हमने बताना होगा कि कैसे प्रॉफिट और लॉसेज जो हैं वो शेयर होते हैं डिफरेंट पार्टीज़ के दरमियान। यहाँ तक जी ये आज का आपका लेक्चर था। इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आपके साथ नए टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।